हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। की स्टार्टिंग में हमें ईयर 2047 का सीन दिखाया जाता है और हमें एक वॉइस ओवर के थ्रू बताया जाता है कि 25 साल पहले अर्थ के हर एक कोने में हेल गेट्स ओपन होने लगे, जिसकी वजह से हेल में रहने वाले मॉन्स्टर अर्थ पर आकर चारों तरफ तबाही मचाने लगे और ये दुनिया पूरी तरह से बदल गई और ह्यूमैनिटी इंड होने की कगार पर आ गई। फिर हमें एक डीमन नाइट को दिखाया जाता है। भाई मुझे पता नहीं ये ह्यूमन है या डीमन है, पर मैं इसे डीमन नाइट ही कहूंगा। और उसके हाथ में हमें एक डीमन हेड को दिखाया जाता है। फिर हम उसके सामने एक बंदे को देखते हैं जो उसी की तरफ आ रहा होता है और उसकी हाथ की एक उंगली कटी होती है। फिर हम उसी बंदे को देखते हैं जो आके सीधा उसी डीमन नाइट के सामने खड़ा हो जाता है। उसे ओल्ड मैन को अपने सामने देखकर वो डीमन नाइट तुरंत अपने स्वॉर्ड को जमीन में धंसाकर अपने घुटनों पर आ जाता है और उस डीमन की खोपड़ी को उसके सामने कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है। फिर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो बियर पी रहा होता है और उसके सामने वही खोपड़ी रखी होती है और वो खोपड़ी बोलती है कि तो वो रूमर सही थे, एक ह्यूमन जो कि बस हाई रैंक के डीमन को टारगेट करता है। आखिर ऐसा करके तुम करना क्या चाहते हो, इसका मतलब क्या है? इसे सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है तुम इस चीज की चिंता मत करो, तुम इसके बारे में जल्दी समझ जाओगे। तभी वो खोपड़ी चिल्लाते हुए बोलता है कहीं एक क्वेस्ट तो नहीं। नेक्स्ट सीन में हम उस ओल्ड मैन और उसके साथ खड़े उस डीमन नाइट को देखते हैं जिनके सामने हमें बहुत सारी डीमन की आंखें दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट सीन में ओल्ड मैन बोलता है टाइमलाइन चेंज करके हम अपने पास्ट में वापस जा सकते हैं। इस ओल्ड मैन की ऐसी बातें सुनकर सभी खोपड़ी ओल्ड मैन को गाली देने लगती है और बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है तुम पास्ट में जाकर फ्यूचर को चेंज कर सकते हो? इनकी ऐसी बातें सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी डॉटर से मिलना है। और वो अपने स्वॉर्ड को डीमन हेड के आर पार कर देता है और उसके सर से क्रिस्टल निकालते हुए बोलता है 25 सालों से इस हेल जैसी दुनिया में जीने का मेरा बस एक ही मोटिव है। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुमने लेजेंडरी कोस्ट कंप्लीट करने की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है। हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन के साथ उन सारे डीमन हेड में क्रैक पड़ने लगते हैं और उनकी एनर्जी उस ओल्ड मैन के चारों तरफ घूमने लगती है। फिर हमें एक और नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि रिग्रेस होने के लिए तुम्हें जितने डीमन हेड की जरूरत थी तुमने उन्हें एक्वायर कर लिया है। हम देखते हैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए उसे 6,66,666 डीमन के हेड की जरूरत थी। लास्ट नोटिफिकेशन में हम देखते हैं जिसमें लिखा होता है तुम इस अर्थ के लास्ट सर्वाइवर हो। देखते हैं उस ओल्ड मैन की तरफ तेजी से एक लाइट आ रही होती है जिसे देखकर ओल्ड मैन बोलता है कि अगली बार जिसने भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की मैं उसे मार डालूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और लाइट आकर डायरेक्ट उस ओल्ड मैन के ऊपर गिरती है। हमारा सीन चेंज होता है। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो अचानक से चौंक कर उठता है, अपने चारों तरफ देखते ही तुरंत भागकर एक कमरे की ओर जाता है और दरवाजा खोलते हुए बोलता है सोमिन। हम देखते हैं उसके सामने एक छोटी सी बच्ची सो रही होती है। इसे देखकर वो अपनी पिछली मेमोरी याद करने लगता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बेटी एक बिल्डिंग से गिर रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर ने उसका हाथ पकड़ रखा होता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, उसके हाथों में एरो लगे होते हैं और उसकी बॉडी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अपनी ऐसी सिचुएशन देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है नो मैटर मेरी डेथ हो जाए पर एटलीस्ट मैं अपनी डॉटर को सेव कर ले जाऊं। हमारे मेन कैरेक्टर का ऐसा सोचते हैं। हम देखते हैं नीचे से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। इन्हें देखकर ये दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं और डर जाते हैं। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर आकर सीधा सुमिन को निकलने वाला होता है और वो अपने डैड से हेल्प मांग रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉन्स्टर सुमिन को पूरा निकल जाता है और बस उसका हाथ ही बचता है और सच में भाई ये सीन बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सुमिन का हाथ पकड़कर ये सब सोचते हुए रो रहा होता है। तभी हम देखते हैं सुमिन की आंख खुलती है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर कमरे से बाहर निकल जाता है और रोते हुए गॉड को थैंक्स कर रहा होता है। वो सीरियस होते हुए बोलता है मुझे पता है दुनिया ज्यादा दिनों तक इस तरह नहीं रहेगी, जल्दी हेल गेट्स ओपन होंगे और ये वर्ल्ड कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पानी पीते हुए सोच रहा होता है इस बार कुछ भी हो जाए मैं सोमिन को इन हेल गेट्स से प्रोटेक्ट करूंगा और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मैं अपने मरते दम तक उसे प्रोटेक्ट करूंगा। तभी हम देखते हैं उसके सामने कुछ नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें मैजिक पावर मिला है, तुम्हें स्पिरिट मैजिक नोबाइस मिला है, तुम्हें लेवल 1 की स्पिरिट आई मिली है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है पर वापस बोलता है कि मेरी कुछ पावर अभी भी मेरे पास है। तभी वो अपनी लेवल 1 की स्पिरिट आई को एक्टिवेट करता है और उसके ऐसा करते उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि स्पिरिट तुम्हें घूर रही है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है सुआ ये तुम हो। फिर हम उसके पीछे देखते हैं जहाँ पर एक स्पिरिट ने उसे गले लगा रखा होता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और अपने मन में सोचता है मुझे पता नहीं मैं अपनी पिछली पावर को गेन कैसे करूंगा पर रिग्रेस होने की वजह से पावरफुल बनने की मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और वो हमें बताता है 3 दिन बाद पूरी दुनिया में हेल गेट ओपन होने लगेंगे। पर हेल गेट ओपन होने के 3 दिन पहले भी कुछ लोगों को इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में मालूम था जिन्हें 8 मार्शल स्टार कहते हैं। इन्हें ह्यूमैनिटी का सेबर कहा जाता था और इनकी ग्रोथ इनक्रेडिबल थी। पर अपनी 25 साल की पास्ट मेमोरी के साथ वो सारे अचीवमेंट और रिवार्ड जो उन्हें मिलने वाले थे उन्हें मैं लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहीं आया होता है और बोलता है 8 अक्टूबर 2024 आज के 3 दिन बाद हेल गेट्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे और अंडरग्राउंड की तरफ देखते हुए बोलता है अब ये मेरी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अंडरग्राउंड आया होता है और एक दरवाजे के नेम प्लेट पर देखते हुए उसके अंदर जाता है। तभी हम देखते हैं कोई बोलता है मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसकी ऐसी बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे लगता है तुम्हें किसी विजिटर की उम्मीद नहीं थी। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं यहाँ पर कुछ सामान बाई करने के लिए आया हूँ। गाइस मैंने सोचा था मैं हमारे मेन कैरेक्टर को इसके
इसके नाम से बुलाऊंगा, पर पूरी सीरीज में कहीं इसका नाम ही मेंशन नहीं किया गया यार। तो छोड़ो, हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है इसका नाम यक्षा है, और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पिछली बातें याद करता है जहाँ पर यक्षा ने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था और अपने एक ही हाथ से उसे एक दीवार में धंसा दिया था, क्योंकि यक्षा इससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और हम देखते हैं यक्षा का लुक, जो कि एकदम डीमन लग रहा होता है, और वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर बोलता है तुम आखिर हो क्या। फिर यक्षा बोलता है तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं प्रोपियर ट्रायल का प्रिपरेशन कर रहा था और मुझे लगा वो यहीं पर हो रहा है, क्या मैं गलत हूँ। और सॉरी गाइस, मैंने बोल दिया था कि ये सब हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा है, पर ये सब हमारा मेन कैरेक्टर सोच नहीं रहा है, सब प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब रियल है। तो चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर यक्षा बोलता है क्या यहाँ पर तुम्हें किसी ने जानकर भेजा है, और आगे सोचता है रुको, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैंने सुना था कि सिलेक्शन प्रोसेस अभी भी चल रहा है। यक्षा की बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ तुम सही हो, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, अगर मुझे उनकी जगह चाहिए तो मुझे सिलेक्शन से पहले आना होगा। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर वो हंसते हुए बोलता है रुको, तुम तो वही कमीने हो जिसके बारे में मैंने सुना था। रिग्रेस होने के लिए तुमने 6,66,666 हाई रैंक के डीमंस को मार डाला। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं है? मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है और टाइम लाइन के बारे में भी पता है। यक्षा आगे बोलता है तुम्हें लगता है तुम जो चाहे वो कर सकते हो क्योंकि तुम एक रिग्रेसर हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर शॉर्ट से अटैक करते हुए बोलता है तुम्हारे हाथ से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है, तुम अपना हाथ हटा लो। हम देखते हैं इसकी वजह से यक्षा चिल्लाते हुए अपने हाथ को पीछे ले लेता है। मैंने तुम्हारे हाथ को काटने की कोशिश की, पर शायद मैं अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई स्पेशल रूइंस नहीं है। आगे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं पता, वो वही बास्टर थे जिन्होंने मुझे समय में पीछे आने दिया और मैं रिग्रेस हो गया। तुम्हें क्या लगता है उन्हें इसकी परवाह होगी और ये जानकर वो गुस्सा हो जाएंगे? और गाइस ये शायद उसकी बात कर रहे हैं जिन्होंने इस क्वेस्ट को ओपन किया था। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और अभी स्टोरी में भी नहीं बताया गया। तो एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। इसे सुनकर यक्षा हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके एक गाल में एक चाटा लगाता है और यक्षा कुछ समझ पाता उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर उसे एक और स्लैप लगाता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है एक रिग्रेसर होने का क्या मतलब है? मैंने पहले ही फ्यूचर को देख रखा है और मैंने 6,66,666 हाई रैंक के डीमंस को भी मारा है। इसे सुनकर यक्षा अपने मन में सोचता है यक्षा रेस वाले दूसरे के डर को डिपॉवर करके पावरफुल बनते हैं, पर मुझे एक ह्यूमन से डर लग रहा है। तभी हम देखते हैं अचानक से उसका पावर कम होता है और उसका साइज एकदम से छोटा हो जाता है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और उससे बोलता है तुमसे कहने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 बातें हैं। पहला, हेल गेट ओपन होने से पहले तुम्हारे रेसेस का कोई भी किसी भी ह्यूमन को नहीं मारेगा, ये एक रूल है। और बोलता है दूसरा, मेरे यहाँ पर आने का बस एक ही रीजन था, मुझे यक्षा रेसेस का बंडल चाहिए। इसे सुनकर यक्षा बोलता है क्या मेरा बंडल? और गाइस मैं आपको बता दूं हमारा मेन कैरेक्टर उस बंडल के अंदर से आइटम वगैरह बाई करेगा। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हेल गेट ओपन होने के बाद तुम मुझे मारने के बारे में सोचना भी मत। सेकंड रैंक यक्षा ग्यू। तो गाइस हम इसे ग्यू कहेंगे। इसे सुनकर ग्यू बोलता है तुम्हें मेरा रियल नेम कैसे पता चला? इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे लगता है हमारा पहले कोई कनेक्शन था। तभी ग्यू चिल्लाते हुए बोलता है तुम ये कहने का ट्राई कर रहे हो कि रिग्रेस होने से पहले मैं तुम्हारा नौकर या कुछ और था? इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर ग्यू को घूर कर देखता है। हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी तरफ यूं घूरता देख ग्यू एकदम घबरा जाता है और अपनी पोटली बाहर निकालकर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने रख देता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस पोटली से कुछ सामान बाई करने के लिए चेक करने लगता है। उसमें सबसे पहले हमें एक सील्ड दिखाई जाती है जिसका रैंक मैजिक होता है। इस सील्ड को एशियन डार्क ने बनाया था और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है और इसका प्राइस 3 लाख हेड्स होता है। और गाइस शायद हेड कोई करेंसी है। और गाइस मुझे लगता है इस पोटली से सामान बाई करने के लिए तुमको हेड्स देना होगा, मतलब हेड वही डीमन हेड या कुछ और। फिर हमें एक सन स्टार शॉट दिखाया जाता है जिसका रैंक रेयर होता है और सेफ ऑफ द डिवाइन रेसेस ने बताया था कि हम इस शॉट से एक स्टार को भी कट कर सकते हैं। इस शॉट के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा और इस शॉट का प्राइस 1 मिलियन हेड होता है। फिर अगला हमें एक इमरल्ड स्टाफ दिखाया जाता है जिसका रैंक मैजिक होता है और इस स्टाफ की मदद से हम अपने अंदर के मैजिक पावर को भी यूज कर सकते हैं और इसका प्राइस 4 लाख हेड होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सभी आइटम्स को देखकर साइड कर रहा होता है। इसे देखकर ग्यू बोलता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम इस शॉप से कुछ भी खरीदने के लायक नहीं हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक स्क्रोल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है ये तुम मुझे ये स्क्रोल गिफ्ट करो। इसे सुनकर ग्यू चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें ये गिफ्ट करूंगा? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम पढ़ो इसमें क्या लिखा है। फिर हमें उस स्क्रोल का टाइटल दिखाया जाता है जो कि यक्षा रेसेस पार्चमेंट होता है और इसका रैंक मैजिक होता है और इस स्क्रोल को यक्षा रेस के 8 मेजर रिप्रेजेंटेटिव में से एक ने बनाया होता है और अगर आपने इसे एक्टिवेट कर लिया तो आपकी और यक्षा रेसेस की बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाएगी और इसका प्राइस 80,000 हेड होता है। उसे स्क्रोल दिखाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है तुम मुझे ये गिफ्ट करो। इसे सुनकर ग्यू बोलता है तुमने मुझ पर शॉर्ट से अटैक किया, तुमने मुझे थप्पड़ मारा और तुम्हें लगता है इस सब के बावजूद मैं तुम्हें ये गिफ्ट करूंगा? मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो पर मैं तुम्हें ये कभी गिफ्ट नहीं करूंगा। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ से दोनों नाइफ को बाहर निकालता है। ग्यू चिल्लाते हुए बोलता है तुम क्या कर रहे हो? इस समय मैं नहीं तुम एक यक्ष हो। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तो बस अपने नाइफ को बाहर निकाल रहा था और उसके सामने पैसे फेंकते हुए बोलता है ये 20 मिलियन ऑन है, डील पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 80 मिलियन ऑन और दूंगा। तभी ग्यू उस पैसे को उठाकर साइड में फेंक देता है और बोलता है तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि 3 दिनों के बाद उस पीस ऑफ पेपर का कोई मतलब नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझ पर भरोसा करो और इसे ले लो, 2 साल बाद ये पैसे तुम्हारी जान बचा सकते हैं पिच ब्लैक नाइट से। इसे सुनकर ग्यू बोलता है पिच ब्लैक नाइट वो कौन है? मुझे
पता नहीं पर मैं करूंगा। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे पता है आने वाले समय में कौन सी चीज वैल्यूएबल होगी और कौन सी चीज ट्रेस। मनी हमेशा से वैल्यूएबल थी हेलगेट ओपन होने के बाद भी। इसे सुनकर ग्यू सोचता है क्या ये सीरियस है? ह्यूमन के लिए ये भले ही वैल्यूएबल है, मेरे लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन पेपर है। बोलता है कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये आने वाले समय में सच में तुम्हारी जान बचा सकती है। और उसके हाथ से अपना लास्ट नाइफ निकालते हुए बोलता है ये तुम्हारी चॉइस है, तुम इसे एक्सेप्ट करते हो या नहीं। और 2 साल बाद तुम ये सोचकर रिग्रेट करोगे काश उस दिन तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर गियो बोलता है तुम उस बास्टर्ड नागा से भी ज्यादा ही बिलो। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मैंने उसके बारे में पहले भी सुना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गियो से वो स्क्रॉल गिफ्ट कर देता है और बोलता है तुम इसे लेकर क्या प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं बस इसे रिकॉर्ड करने के लिए यूज करूंगा और इसकी मदद से हम लोग प्रोफेट ट्रायल में एंट्री भी कर सकते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर गियो वहां से जाते हुए बोलता है मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस स्क्रॉल को यूज करते हुए डायमेंशन क्रैक लाता है और उसके अंदर जाते हुए बोलता है मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। नेक्स्ट सीन में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो चलते हुए बोलता है आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इसे सुनकर गियो बोलता है तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं बस यहाँ पर ये देखने के लिए आया हूँ कि आखिर तुम्हारी डेथ कैसे होती है। और आगे बोलता है मुझे तुमसे एक क्वेश्चन करना है। फिर गियो हमारे मेन कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें प्रोपियस ट्रायल और रीन लैंग्वेज के बारे में इसलिए पता है क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी पिछली यादें हैं और तुम यहाँ पर प्रोपियट्स की अपॉर्चुनिटी को चुराने की कोशिश कर रहे हो। ओरिजिनली ये सब प्रोपियट्स को बिलोंग करता है, तुम उसकी अपॉर्चुनिटी को चुरा रहे हो और क्या तुम्हें उसके लिए बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं हो रहा? गियो की ऐसी बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसके बारे में सोचता है जिसे प्रोपियट्स का सारा अचीवमेंट मिलने वाला था। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम चोई हांसुल होता है और इसका निक नेम घोस्ट वेल होता है, हम इसे चोई कहेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर आगे सोचता है ये उन 8 मार्शल स्टार्स में से एक था जिसके पास अनडेड मॉन्स्टर और ये इमॉर्टल होने के बहुत ही ज्यादा करीब था। इस वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल स्टार एलिच के बराबर था। लोग इसके लिए कचड़े के समान थे जिन्हें अब ये बिना किसी रहम के मार देता था और लोग इसके सामने एक कचड़े के समान थे जिन्हें ये बिना किसी रहम के मार देता था क्योंकि ये एक फिजिकोपैथ था, लाइक साइको ही बोलूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है अनडेड मॉन्स्टर को यूज करने का बेसिक रिक्वायरमेंट कॉर्प्स होता है मतलब लाश, और चू हानसुंग लिविंग ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट करता था ताकि उसे गुड क्वालिटी का कॉर्प्स मिले और उसने ये मेरे साथ भी किया था। इन सब चीजों को याद करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर गियो से बोलता है उसकी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए मैं बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रहा। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर गियो बोलता है फर्क नहीं पड़ता तुम अपने पिछले जीवन में कितने ज्यादा पावरफुल थे, पर तुम अब बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हो, इसलिए तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है और तुम्हें पता होना चाहिए तुम किसके दरवाजे की तरफ जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ऑफ कोर्स मुझे पता है। तभी वहां से एक आवाज आती है यहाँ पर बिन बुलाए मेहमान आए हैं। हम देखते हैं इस आवाज के तुरंत बाद हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुमने टेमर ऑफ द 7 स्नेक के परमिसेस में एंटर किया है। तभी फिर से वही आवाज बोलती है ग्यू आखिर तुम इस ह्यूमन को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? इसे सुनकर ग्यू के पसीने छूट जाते हैं और ग्यू बोलने का ट्राई करता है पर कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी वो आवाज दोबारा बोलती है यहाँ आने के लिए सिर्फ उसी प्रोपियट को अलाउ किया गया है जिसे हमने चूज किया है। उसकी बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारा सबसे बड़ा फेलियर यही है, तुमने मुझे चूज नहीं किया, तुम्हें शुरुआत से ही मुझे चूज करना चाहिए था। हम उसके सामने एक बड़ी सी रेड आई को देखते हैं। गियो बोलता है टेमर ऑफ द 7 स्नेक ये बंदा एक रिग्रेसर है जिसने पहले ही 6,66,666 हाई रैंक के डीमंस को मारा है। गियो की बातें सुनकर टेमर ऑफ द 7 स्नेक बोलता है तो वो तुम हो जिसने हमारा गेम बोर्ड पूरी तरह से पलट कर रख दिया, पर तुम मेरे प्रोपियट्स बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ये बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम खुद ही क्यों नहीं देखते, मैं चू हानसुल से बेटर हूँ जिसे तुमने अपना प्रोपियट्स बनाने के लिए चूज किया था। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर रेड आई थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास्ट लाइफ की बातें याद करता है कि कैसे उसकी बेटी की डेथ हुई थी और उस समय वो स्पिरिट भी उसके साथ थी जिसका नाम सुहा है और शायद ही हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड या वाइफ थी। तभी टेमर ऑफ द 7 स्नेक हंसते हुए बोलता है एक ऐसा बंदा जो फ्यूचर से आया जिसने टाइमलाइन को चेंज किया है वो मेरा फॉलोअर बनेगा। इसकी बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर एक स्टेंस लेते हुए बोलता है तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए और जंप करके सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसे देखकर ग्यू एकदम घबरा जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तुम्हारा कोई फॉलोअर नहीं बनूंगा और तुरंत वहां से पीछे हटता है। तभी वो आग बोलती है क्या सरप्राइज है, आखिर तुमने इतनी ज्यादा पावर पोजेस कैसे की? इसकी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है जैसा मैंने सोचा था, ये एक हाई बींग है फिर भी इसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और उससे बोलता है ये पावर ये कंफर्म करती है कि मैं एक रिग्रेसर हूँ या फिर ये भी हो सकता है कि उतने सालों तक उस हेल में जीने का ये एक रिवार्ड हो। तभी वहाँ पर कोई एक चुटकी बजाता है और गाइस मैं आपको बता दूं ये वही टेमर ऑफ द 7 स्नेक है जिसने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। उसके चुटकी बजाते ही हमारे मेन कैरेक्टर और गियो के चारों तरफ एक पर्पल फायर लग जाती है। उसी पर्पल फायर में हमें टेमर ऑफ द 7 स्नेक को दिखाया जाता है जो बोलता है मैंने तुमसे पूछा तुम्हारे पास ये पावर क्यों है? हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है चोई हानसुल जिसे तुमने अपना प्रोपियट्स चूज किया था उसने ये पावर मुझे पास डाउन की है। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर टेमर ऑफ द 7 स्नेक बोलता है इंटरेस्टिंग, ये सोचना कि एक रिग्रेसर जो कि मेरा स्लेव है इन सब के बाद तुम मुझसे बात करने के लिए क्वालिफाइड हो। फिर हमें ओनर ऑफ द 7 स्नेक को दिखाया जाता है तो मैं इसे 7 स्नेक बोलूंगा।
फिर सेवन स्नेक बोलता है एक आदमी जिसने 6,66,666 हाई रैंक के डीमंस को मार डाला, एक ऐसा ही कोई था। फिर हमें एक पेंटिंग को दिखाया जाता है, ये देखकर सेवन स्नेक बोलता है जिसने भी इस पेंटिंग को बनाया उसने सन और मून की एनर्जी को ऑब्जर्व करके इसे बनाया होगा। मुझे लगा था ये एक यूजलेस अचीवमेंट है, पर अगर मैं डीपली सोचूं तो तुमने कई सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया और यहाँ तक आए। पर ये बहुत ही बुरी बात है कि मैंने पहले ही एक प्रोपीहर्ट्स को चूज कर लिया है और मेरा डिसीजन एब्सोल्यूट है, ये कभी नहीं बदलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, क्या तुम्हें एक रिग्रेस की रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं पता? मेरा मतलब है मैं अकेला था जिसने वहां पर सरवाइव किया, पर मुझे किसी ने चूज नहीं किया था और अदर हाई बीइंग ने जिन प्रोपीहर्ट्स को चूज किया था वो सब मारे गए। मैं प्रोपीहर्ट्स की पोजीशन के लिए तुमसे भीख नहीं मांग रहा, मैं यहाँ पर तुम्हें एक चांस देने के लिए आया हूँ। अगर तुमने मुझे चूज नहीं किया कोई बात नहीं, मैं अदर हायर बीइंग को विक्ट्री दिलाऊंगा और जिस प्रोपीहर्ट्स को तुम चूज करोगे उसे मैं पहले ही मार दूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर गियो बोलता है मिस्टर नामगुंग शांत हो जाओ। तो गाइस हमारे मेन कैरेक्टर का नाम नामगुंग है तो हम इसे नाम कहेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर सेवन स्नेक बोलता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहीं पर मार सकता हूँ। और आगे बोलता है तुम हायर बीइंग के एक कॉमन एनिमी हो, मेरा मतलब है तुम्हारा स्टार्टिंग टाइम बहुत ही ज्यादा खराब होगा क्योंकि हर हायर बीइंग तुम्हें मारना चाहेंगे, तो मैं तुम्हें चूज क्यों करूँ? इसे सुनकर नाम बोलता है क्योंकि इसी वजह से तुम गॉड डैम एंड गेम को जीत पाओगे और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि कोई भी हायर बीइंग रूल के हिसाब से मुझे एनिमी कंसीडर नहीं करेगा। जब मुझे कुछ भी नहीं पता था फिर भी हेल गेट ओपन होने के बाद मैंने सरवाइव किया और मैं अभी तक जिंदा हूँ और मैं इस बार भी सरवाइव करूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर सेवन स्नेक थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और वहां पर किसी को टेलीपोर्ट करते हुए बोलता है मुझे ये पसंद आया। हमारा मेन कैरेक्टर साइड में देखता है तो वहाँ पर चोई हाउसुल होता है। चोई हाउसुल बोलता है मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तभी हम देखते हैं चोई हाउसुल के ऊपर अचानक से एक बड़ा सा पेड़ आकर गिरता है जिसकी वजह से वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है और सेवन स्नेक बोलता है मैं अपने प्रोपीहर्ट्स को चेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो हाथ जिस पोर्टल से आया था उसी पोर्टल में वापस चला जाता है और सेवन स्नेक बोलता है मैंने तुम्हें चूज किया। सेवन स्नेक के ऐसा बोलते ही हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि टेमर ऑफ द सेवन स्नेक ने तुम्हें एक्नॉलेज किया है और इसी नोटिफिकेशन के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन बनने लगती है और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुम अब स्नेक के प्रोपीहर्ट्स हो और तुम प्रोपीहर्ट्स प्रिविलेज वार्पिंग टू द स्नेक स्टोरेज का यूज कर सकते हो। इसे देखकर हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें स्नेक ट्रेजरी हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 पॉइजनस दरवाजे होते हैं। इसे देखकर सेवन स्नेक बोलता है मैं इनमें से सिर्फ कॉपर गेट को ही ओपन कर सकता हूँ और तुम उसमें से जो चाहे वो ले सकते हो क्योंकि कर्विनल स्टार्ट होने के बाद प्रोपीहर्ट्स को ही बाकी लोगों को लीड करना होगा। और गाइस मैं आपको बता दूं कर्विनल मतलब फेस्टिवल होता है। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हम इस हेल गेट से जा रहे हैं, क्या ये तुम्हारा कोई फेस्टिवल है? फिर हम देखते हैं वो लोग इस गेट में एंटर कर रहे होते हैं और उनके पीछे हमें गियो को दिखाया जाता है। इन्हें अंदर जाते हुए गियो अपने मन में सोचता है मेरे घुटने एकदम सेक कर रहे हैं और मैं हिल भी नहीं पा रहा। हम देखते हैं उनके अंदर जाने के बाद गेट क्लोज हो जाता है और गियो वहीं पर बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर वो गेट ओपन होता है और गियो अभी भी सो रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है गियो। इसे सुनकर गियो की तुरंत आंख खुल जाती है और वो सामने देखता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है जो कि बोलता है चलो चलते हैं। इसे सुनकर गियो भी ओके बोल देता है। हम देखते हैं वो लोग एक पोर्टल की मदद से बाहर आ गए होते हैं। बाहर आने के बाद गियो बोलता है नाम गुण क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ अंदर क्या हुआ? इसे सुनकर नाम बोलता है हाँ मुझे एक आइटम मिला। फिर हमें उस आइटम को दिखाया जाता है जिसका रैंक लीजेंडरी होता है और ये मोनार्च लियोरिक्स का हेड पीस होता है। फिर हमें सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें हिस्ट्री के सबसे ज्यादा एरोगेंट एंड ग्रेट किंग का हेड पीस मिला है, तुम इसकी मदद से ग्रेट स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो पर इसके बदले में तुम्हें अपने एरोगेंट का प्राइस पे करना होगा। और हमें लास्ट नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है अगर कोई लिविंग बीइंग इसका यूज करेगा तो उसकी लाइफ फोर्स कम हो जाएगी और अगर कोई अनडेड इसका यूज करेगा तो उसे ग्रेट पावर मिलेगी। इसे देखकर गियो अपने मन में सोचता है मैं ये सोच रहा था कि तुमने किस तरह का आइटम चूज किया है पर लिविंग पर्सन के लिए ये पूरी तरह से एक यूजलेस है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर गियो को घूर कर देखता है। इसे देखकर गियो एकदम घबरा जाता है और उसकी तारीफ करते हुए बोलता है जैसा मैंने सोचा था तुमने एक ग्रेट आइटम को सिलेक्ट किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है गियो मुझे अपना पाउच दिखाओ। ये सुनकर गियो बोलता है पर हेड्स। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने 1 लाख हेड करते हुए बोलता है मुझे आइटम चाहिए। इतने सारे हेड को देखकर गियो चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुमने ये हेड मास्टर ऑफ स्नेक से लिया है? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ उसी ने मुझे ये हेड दिया है। इसे सुनकर गियो बोलता है जब भी वो किसी को कोई चीज देता है उसके बदले में वो उससे एक इनक्रेडिबल प्राइस चार्ज करता है, तो तुमने इस 1 लाख हेड्स के बदले में उसे क्या पे किया? इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कुछ नहीं बल्कि उसने मुझे पे किया। और हमारा मेन कैरेक्टर आगे बताता है कि जोर को चिंता थी कि मैं अदर प्रोपीहर्ट्स का टारगेट बन सकता हूँ क्योंकि मैं एक रिग्रेसर हूँ और गाइस जोर सेवन स्नेक का नाम है। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो इस वजह से उसने मुझे 1 लाख हेड दिए और उसने उसी समय मुझे एक क्वेस्ट दिया ये बोलकर कि ये उसकी एक कंडीशन है। हमें एक स्क्रोल को दिखाया जाता है जिसका टाइटल रेड वैक्स है और इसे खोलकर हमारे मेन कैरेक्टर को एक लेजेंडरी क्वेस्ट मिलेगी। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उसे खोलता है हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है तुम्हें लेजेंडरी क्वेस्ट रिसीव हुई है और हमें इसका हिडन क्वेस्ट दिखाया जाता है जिसमें सेवन स्नेक इनकार्नेशन को जोड़ना होगा। फिर हमारा सीन वापस
वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाकर गियो से कहता है मैंने तुमसे कहा था अपना पाउच बाहर निकालो। इसे सुनकर गियो घबराते हुए अपना पाउच निकालता है और बोलता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इन हेड के बदले में तुम मुझे एक स्वॉर्ड दो जिसका ग्रेड एटलीस्ट रेयर ग्रेड तो होना चाहिए। इसे सुनकर गियो बोलता है हाँ मेरे पास ऐसी दो हैं। फिर हमें उनमें से पहली स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम विंडोस आई होता है और हमें इस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है इस स्वॉर्ड को एक नोबेल वुमन ने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया था। इसकी ब्लेड पॉइजनस है और इसका प्राइस 89,000 हेड्स है। फिर हमें दूसरा स्वॉर्ड दिखाया जाता है जिसका नाम एक्सक्लोटनरी बी हेडिंग ब्लेड होता है। इस स्वॉर्ड को 1800 से भी ज्यादा बार पिलर पर स्विंग किया गया है और ये ब्लड से सनी हुई स्वॉर्ड है जिसका प्राइस 77,000 हेड्स है। इस स्वॉर्ड के बारे में इतनी सारी चीजें देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इस स्वॉर्ड के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं पर ये स्वॉर्ड अपनी स्टोरी के हिसाब से उतना भी अच्छा नहीं। इस स्वॉर्ड में बस इतनी बातें हैं कि एक कर्ज के साथ आता है। ये बातें सुनकर गियो बोलता है हाँ इसी वजह से तो ये इतना ज्यादा सस्ता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कर्ज वाली स्वॉर्ड को बाई करते हुए बोलता है मैं इस स्वॉर्ड को बाई करूंगा और आगे बोलता है अपने बचे हुए पैसों से मैं एक बैग बाई करूंगा। इसे सुनकर गियो बोलता है मैं तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन बैग दूंगा। उसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक बैग देते हुए बोलता है ये लो जैसा कि मैंने कहा था ये बहुत ही बेहतरीन है और बोलता है तुम्हारे साथ दोस्ती करना इस छोटे से बैग से कई ज्यादा वैल्यूबल है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है टाइम क्या हो गया जिसे सुनकर गियो बोलता है 3 o'clock। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इतना ज्यादा टाइम होने के बाद भी ये जगह इतना सुनसान क्यों, यहाँ पर कोई ह्यूमन क्यों नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर गियो बोलता है क्योंकि इस जगह के चारों तरफ एक बैरियर है इस वजह से कोई इसके अंदर नहीं आ सकता। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बाहर निकल रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है गियो तुमने अच्छा काम किया मैं तुमसे मिलने के लिए जल्द ही आऊंगा। हम देखते हैं गियो अपने ह्यूमन फार्म में होता है और बोलता है क्या तुम फिर से बाहर कुछ करने के लिए जा रहे हो। और गियो अपने मन में सोचता है मुझे पता था इसने एक स्वॉर्ड बाई किया ये पक्का कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है। और आगे अपने मन में सोचता है क्या ये बाकी प्रोपियट्स की हंटिंग के लिए जा रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए बोलता है वेल मुझे अपनी बेटी को लेने के लिए जाना है। इसे सुनकर गियो शॉक हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाते हुए बोलता है स्कूल खत्म हो गया होगा मुझे उसे लेने के लिए जाना है बाद में मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि हेल गेट ओपन होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं इस वजह से मैं अपना पूरा टाइम अपनी बेटी के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं वो दोनों शॉपिंग पर जाते हैं वीडियो गेम खेलते हैं और पूरा दिन इसी तरह एंजॉय करने के बाद वो दोनों घर आकर सो जाते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है वो दोनों कहीं जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं तभी सुमिन बोलती है डैड क्या ये वही दिन है जिसके बारे में आपने कहा था। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ये वही दिन है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। ये सुनकर सुमिन बोलती है सर्वाइव करने के लिए मेरे पास इनफ सप्लाई है और ये सब मैंने अपने फॉलोअर से बाई किया है। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मैंने तुमसे जो बातें कही तुमने उन सारी बातों पर भरोसा कर लिया। ये सुनकर सुमिन बोलती है ऑफ कोर्स क्योंकि मैं हमेशा आप ही की साइड रहूंगी डैड। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है और उसका हाथ पकड़ता है और इसी के साथ दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हमें डेजोन नेशनल केमिस्ट्री का सीन दिखाया जाता है और गाइस इसका मतलब कब्रिस्तान होता है। तभी हमें एक बंदे को देखते हैं जो कि सल्यूट करते हुए बोलता है कैप्टन नाम। फिर हमें उसके सामने हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उसके पास आते हुए बोलता है तुम्हें सल्यूट करने की जरूरत नहीं है वैसे भी हमें मिले बहुत ही लंबा समय गुजर चुका है म्यूंग। इसे सुनकर म्यूंग बोलता है तुम अभी भी पहले जैसे हो ऐसा लगता है तुम कल ही ड्यूटी पर वापस आ जाओगे जरूरत पड़ी तो। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम पागल मत बनो। तभी म्यूंग दोबारा बोलता है सोमिंग कहाँ है उसके बारे में क्या। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वो कार में सो रही है। इसे सुनकर म्यूंग वापस बोलता है हाँ तुमने सही कहा क्योंकि सियोल से यहाँ तक का सफर बहुत ही ज्यादा लंबा है और वो थक गई होगी। और आगे बोलता है आई एम रियली सॉरी मुझे तुमसे मिलने के लिए आना चाहिए था। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है मैंने उसे अपने पर्पज से सुलाया क्योंकि आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। इसे सुनकर मिंग बोलता है कहीं तुम्हारा मतलब मेरे चेहरे को देखने से तो नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे एक बेंच पे बैठाते हुए बोलता है खैर इसका कारण है कि मैं तुमसे सियोल में नहीं बल्कि यहाँ मिलना चाहता था। और आगे बोलता है म्यूंग मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ दुनिया एंड होने वाली है क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे। इसे सुनकर म्यूंग हंसते हुए बोलता है कमान ह्यूंग क्या तुम सियोल से यहाँ तक मुझसे सिर्फ मजाक करने के लिए आए हो। और आगे बोलता है कहीं हम फन करने के लिए तो नहीं जा रहे। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरी भी यही विश थी कि काश ये एक मजाक होता। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर म्यूंग थोड़ी देर के लिए खामोश होता है पर तभी वहाँ पर अचानक से पूरा ग्राउंड शेक करने लगता है। इसे देखकर सब लोग वहाँ से चिल्लाते भागते हुए बोलते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। ये देखकर म्यूंग खड़ा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी से 119 पर कॉल करो। और ह्यूंग से बोलता है ह्यूंग हमें जल्दी ही यहाँ से निकलने की जरूरत है। और वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने कर शॉट को बाहर निकाला होता है और गुस्से में बोलता है मैं उनमें से हर एक को जान से मार डालूंगा। हमें गॉब्लिन्स को दिखाया जाता है जो कि सभी ह्यूमन पर अटैक कर रहे होते हैं और सभी ह्यूमन उनसे बचने के लिए बस भाग रहे होते हैं। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर और म्यूंग को देखते हैं जहाँ पर म्यूंग बोल रहा होता है ह्यूंग हमें यहाँ से भागने की जरूरत है वरना हम भी उन्हीं लोगों की तरह मारे जाएंगे। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है म्यूंग इस बार चलो हम दोनों साथ में सर्वाइव करेंगे। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पर एक गॉब्लिन अटैक करता है पर हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी आसानी से उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है और वो जाकर सीधा म्यूंग के पास गिरता है। इसे देखकर म्यूंग शॉक हो ही रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है म्यूंग जल्दी से सोमिन के पास जाओ। इसे सुनकर म्यूंग बोलता है आखिर तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है प्लीज तुम जल्दी से सोमिन के पास जाओ। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर म्यूंग तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर को सल्यूट करता है और वहां से चलते हुए बोलता है मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आऊंगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है हम एक गॉब्लिन को देखते हैं जो कि एक लेडी पर अटैक कर रहा होता है पर हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी तेजी से उसके पास आता है और
उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है। फिर वो ऊपर देखता है जहाँ पर एक बड़ी सी हरी कलर की आंख होती है और उसी आंख के अंदर से लाखों करोड़ों की संख्या में गोब्लिन बाहर निकल रहे होते हैं। इतने ज्यादा नंबर में मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग वहाँ से डरकर भाग रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, सभी लोग यहाँ से जल्दी भागो वरना तुम सभी लोग भी मारे जाओगे। ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर टेमर ऑफ द 7 स्नेक की बातें याद करता है, जहाँ पर उसने कहा होता है कि तुम मेरे प्रोटजी हो, इस वजह से मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर तुम किसी को बचाना चाहते हो तो तुम उसकी लाइफ का वेट किसी और चीज से करना और तुम हमेशा ही सेल्फिश रहना। ये 7 सरपेंट प्रोटजी का एक पार्ट है और तुम्हें हमेशा इसी पर चलना होगा और तुम कितनी भी कोशिश करो तुम हाइपोक्राइट की लेवल से निकलने के काबिल नहीं रहोगे। और गाइस हाइपोक्राइट मतलब पाखंडी होता है और 7 स्नेक ये कहना चाहता है कि तुम एक पाखंडी रहोगे, तुम कभी एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे, एक सेल्फिश ही रहोगे। 7 स्नेक की बातें याद करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है मुझे अभी स्ट्रेंथ की जरूरत है, इसकी वजह से भले ही मुझे हाइपोक्राइट के पाथ पर चलकर उसे फेस ही क्यों ना करना पड़े। तो बोलता है भले ही तुम्हें याद ना हो पर क्या तुम इस जीवन में भी मेरी एक बार मदद करोगे। और बोलता है मैं जिसके पास इस धरती पर सबसे ज्यादा ग्रेट पावर है, मेरे होमलैंड की स्पिरिट आगे आओ। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऐसा बोलते ही ग्रेव के अंदर से उनकी स्पिरिट बाहर निकलकर सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाकर एब्जॉर्ब होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने लेवल 2 सोल डिटेक्शन को एक्टिवेट किया है। और एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुम्हारे चारों तरफ फ्रेंडली स्पिरिट घूम रही है। फिर से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुमने लेवल 2 की सोल आई को ट्रिगर किया है। एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुम्हारे अंदर मेमोरियल की स्पिरिट जाग रही है, जिसकी वजह से तुम लेवल 2 सोल समन का यूज कर सकते हो। और आगे लिखा होता है तुम अपनी एबिलिटी के हिसाब से सोल समन कर सकते हो। हम देखते हैं लास्ट में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुम 3 स्पिरिट को एक साथ समन कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन के बाद जमीन के अंदर से स्पिरिट बाहर निकलने लगती है और वो देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है म्यूंग को देखते हैं जो कि गोब्लिन से अकेले लड़ रहा होता है और अपने मन में सोचता है ह्यूंगमू क्या तुम उन सभी गोब्लिन से अकेले डील कर रहे हो। और सोमिन की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सोमिन इस सिचुएशन में भी इतना पीसफुली सो रही है। और आगे बोलता है ये अच्छी बात है कि ये इसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं वो दूसरी साइड देखता है जहाँ से अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, पर तभी अचानक से उसके ऊपर एक गोब्लिन अटैक करता है। पर वो म्यूंग के ऊपर अटैक करता है उससे पहले वहाँ पर ह्यूंग का एक सोल्जर आ जाता है जो कि उस गोब्लिन के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। फिर म्यूंग ह्यूंग की तरफ देखते हुए बोलता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम्हारे साथ ये सब बंदे कौन हैं। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तुम्हें ये सब बाद में एक्सप्लेन करूंगा पर तुम पहले इस स्वॉर्ड को पकड़ो। आगे बोलता है तुमने एक प्रॉमिस किया था किंडो प्लेयर चोई म्यूंग। इसे सुनकर म्यूंग बोलता है हाँ मैंने अपने मास्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी स्वॉर्ड को नहीं पकड़ूंगा, पर मुझे अभी लोगों को बचाने की जरूरत है, इस वजह से मैं ये स्वॉर्ड को ले रहा हूँ। और सोचता है मास्टर मुझे माफ करना, मैं आपका डिसेबल बनने के काबिल नहीं, मैंने आपके सारे डिसिप्लिन को वर्थलेस साबित कर दिया। ऐसा सोचने के बाद हम देखते हैं म्यूंग उस स्वॉर्ड को में दोनों हाथों से पकड़ता है और चिल्लाते हुए बोलता है हेल्प पनिशर चिल्लाओ। पर उसके ऐसा बोलने के बाद भी कुछ नहीं होता। इसे देखकर वो एक कार्टून सा फेस बनाते हुए ह्यूंग की तरफ देखते हुए बोलता है आखिर मैं ये पूछना तो भूल ही गया कि इस स्वॉर्ड का नाम क्या है। फिर हमें कुछ सर्वाइवर्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी जान बचाने के लिए वाल पर चढ़े होते हैं और बोलते हैं कि पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। और हम उनके नीचे देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि वाल के ऊपर चढ़ी होती है और नीचे ग्राउंड में उसका बेटा रोते हुए अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है। अपने बेटे को नीचे देखकर वो लेडी उसे बचाने के लिए तुरंत जंप करने वाली होती है, पर पीछे से उसे एक बंदा रोकता है और बोलता है अभी जितने लोग सेफ हैं हमें उन सबको बचाने की जरूरत है, अगर तुम इस तरह से नीचे जाओगी तो तुम भी मारी जाओगी। इसे सुनकर वो लेडी चिल्लाते हुए बोलती है मुझे जाने दो, मुझे अपने बेटे की जान बचानी है। फिर हमें उसके बेटे को दिखाया जाता है जिस पर एक गॉब्लिन अटैक करने जा रहा होता है। हमें वहाँ पर 2 स्लेश दिखाया जाता है और हम देखते हैं म्यूंग बड़ी ही तेजी से वहाँ पर आता है और उस गॉब्लिन के टुकड़े कर देता है। और उस गॉब्लिन को मारने के बाद उस बच्चे से बोलता है तुम तुरंत अपनी मॉम के पास जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं म्यूंग सभी गॉब्लिन से फाइट कर रहा होता है और उसके पास जितने भी गॉब्लिन आते हैं वो उन सभी गॉब्लिन को जान से मार रहा होता है। म्यूंग को सभी गॉब्लिन को इतनी आसानी से मारते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है मैं अपनी पावर को खुले में शो नहीं कर सकता, इस वजह से इन सभी को बचाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और म्यूंग के बारे में सोचते हुए बोलता है ये अपनी प्रीवियस लाइफ में आर्म गार्डियन क्लैन का लीडर था और इसे सब लोग तेन सेन सॉर्ड के नाम से भी जानते थे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने समन सोल्जर को बाहर निकालते हुए बोलता है मैं इन सभी को शेडो में रहकर ही लीड करूंगा और जितने हो सके उतने लोगों की जान बचाऊंगा। फिर हम म्यूंग और शेडो सोल्जर को देखते हैं, दोनों एक साथ मिलकर बचे हुए सभी गोब्लिन्स को मार रहे होते हैं और लास्ट में म्यूंग अपने शॉट को एक गोब्लिन के सर में मारते हुए बोलता है ये आखिरी था। हम देखते हैं उस गोब्लिन का सर 2 टुकड़ों में बट गया होता है। इतने सारे गोब्लिन्स को मारने के बाद म्यूंग थककर बैठ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है मुझे लगता है मैं फाइनली अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकता हूँ। पर तभी म्यूंग किसी चीज को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है आखिर ये क्या है, हमने तो सभी गोब्लिन्स को मार डाला था। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है वो फाइनली आ गए। फिर हमें उनके सामने गोब्लिन वॉरियर को दिखाया जाता है जिनका साइज नॉर्मल गोब्लिन से काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। हम देखते हैं उनमें से एक गोब्लिन वॉरियर अपने वेपन के साथ म्यूंग पर अटैक करता है। म्यूंग उसे ब्लॉक तो करता है पर उस गोब्लिन का पावर
लेवल म्यूंग से काफी ज्यादा होता है। इस वजह से म्यूंग दूर जाकर एक वॉल से टकराता है और वॉल भी टूट जाती है। इसके बाद वो वॉरियर गॉब्लिन म्यूंग की तरफ देखता है और घूम कर वापस जाने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आता है और बोलता है लगता है तुम्हारी हड्डियां अभी टूटी नहीं है, तुम अभी भी ठीक हो। इसे देखकर म्यूंग बोलता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, उस गॉब्लिन ने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया और वो वापस क्यों जा रहा है। म्यूंग की बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे लगता है वो गॉब्लिन श्राइन की तरफ जा रहा है। और आगे बोलता है वो जगह गॉब्लिन लॉर्ड को क्रॉप्स ऑफर करने के लिए बनाई गई थी और बाकी गॉब्लिन ये प्लान कर रहे हैं कि वो मेमोरियल टावर को अपना बेस बनाएंगे। अगर हमने उन्हें जल्दी नहीं रोका तो वो बहुत ही तेजी से अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर म्यूंग बोलता है ये बास्टर्ड मेमोरियल टावर के साथ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। तभी अचानक से बीच में रुकते हुए बोलता है आखिर तुम्हें इस सीक्रेट जानकारी के बारे में कैसे पता चला। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्योंकि ये मेरा दूसरी बार है। जिसे सुनकर म्यूंग थोड़ी देर के लिए कुछ समझ नहीं पाता, पर अचानक से एक पोज के साथ बोलता है जैसा तुमसे उम्मीद थी, मुझे लगा ये तुम्हारे लिए बोरिंग होगा पर ये तुम्हारा दूसरी बार है तो चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, इन सबको मारने से ये बिल्कुल भी एंड नहीं होने वाला। इसे एंड करने के लिए हमें वर्ल्ड बॉस गॉब्लिन लॉर्ड को किल करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों एक वॉल के पीछे छुपे होते हैं और मिंग कुछ गॉब्लिन को देखते हुए बोलता है ऐसा लगता है ये एक भी पंच अपने ऊपर हैंडल नहीं कर सकते, ये वॉरियर गॉब्लिन के एकदम अपोजिट है। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि ये एक मेज है और ये मैजिक का यूज करते हैं, इस वजह से वॉरियर गॉब्लिन इन्हें फॉलो करते हैं। फिर म्यूंग सोमिन की तरफ देखते हुए बोलता है क्या सोमिन ठीक रहेगी। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं ऐसी सिचुएशन में सोमिन को सुला देता हूँ और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इसके लिए समन स्पिरिट सोल्जर्स को बुलाने वाला हूँ जो इसका ख्याल रखेंगे। और अपने स्पिरिट को समन करते हुए बोलता है मैं जल्दी से गॉब्लिन वॉरियर को वाइप आउट करना होगा और फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम्हें सरप्राइज करेंगी, क्या तुम तैयार हो। फिर हम एक वॉरियर गॉब्लिन को देखते हैं जो कि किसी की प्रेजेंस फील करता है पर वो रिएक्ट कर पाता उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर अपने वेपन को उसकी तरफ थ्रो करता है और वो जाकर सीधा उसकी आंख में लगता है, जिसकी वजह से उस गॉब्लिन की एक आंख फूट जाती है पर फिर भी उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अपने स्वॉर्ड को उठाकर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर जंप करके डॉज करता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास से 2 पॉइजन नीडल निकाल कर सीधा उसके गले पर अटैक कर देता है। पॉइजन नीडल की वजह से वॉरियर गॉब्लिन के ऊपर भी पॉइजन का इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है और इतने अच्छे मौके को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है अभी अटैक करो। इसे सुनकर म्यूंग तुरंत हवा में जंप करता है और अपने शॉट से उस गॉब्लिन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। हम देखते हैं म्यूंग ने अपनी पूरी पावर के साथ उस गॉब्लिन के गले पर अटैक किया होता है पर उस गॉब्लिन की बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि उससे उसे स्क्रैच भी नहीं आता। फिर वो गॉब्लिन एक जोरदार रोर करता है जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर और म्यूंग पीछे हट जाते हैं। तभी म्यूंग बोलता है ये पॉइजन नीडल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव थी, आखिर ये तुम्हें मिली कहां से। फिर हम देखते हैं वो गॉब्लिन इन दोनों के सामने आकर एक जोरदार रोर करता है, जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लॉर्ड गॉब्लिन के इंटरफेयर करने से पहले हमें इस बैटल को एंड करना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर इतना बोलता ही है कि वो गॉब्लिन इन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर झुककर डॉज करता है और अपने हाथ में 3 पॉइजन नीडल निकाल कर सीधा वॉरियर गॉब्लिन की तरफ थ्रो करता है। हम देखते हैं वो नीडल सीधा जाकर वॉरियर गॉब्लिन के हार्ट में लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है कि वो अपने घुटने पर आ जाता है। उसे इस हालत में देखकर मिंग चिल्लाते हुए बोलता है इस बार कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा और अपनी स्वॉर्ड से उसका सर उसके बॉडी पार्ट से अलग कर देता है। हम देखते हैं उसका सर साइड में गिरता है और फिर मिंग बोलता है इसके बोन बहुत ही ज्यादा हार्ड थे, इसकी वजह से मेरा आर्म दर्द करने लगा पर फाइनली मैंने इसे मार डाला। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें इतनी जल्दी अपने गार्ड को डाउन करने की जरूरत नहीं है, अभी भी हमें लॉर्ड से फाइट करनी है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर गॉब्लिन लॉर्ड के थ्रोन की तरफ देखता है जहां पर गॉब्लिन लॉर्ड नहीं होता, पर तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से कुछ प्रेजेंस फील होती है। जब हमारा मेन कैरेक्टर पीछे घूमकर देखता है तो गॉब्लिन लॉर्ड मिंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मिंग का नाम चिल्लाता है। इसे सुनकर मिंग हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है पर तभी वो अटैक उसे लगने वाला होता है। हम देखते हैं वो अटैक मिंग को लग पाता उससे पहले हमारे मेन कैरेक्टर की एक समन स्पिरिट जाकर उस अटैक को ब्लॉक करता है, पर गॉब्लिन लॉर्ड का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का समन स्पिरिट वहीं पर मारा जाता है। इसकी वजह से हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को भी थोड़ा पेन होता है और वो अपने मन में सोचता है ये इस वजह से है क्योंकि इस स्पिरिट का ग्रोथ स्कोर बहुत ही लो था। इसके बाद हम देखते हैं मिंग अपनी स्वॉर्ड के साथ उस लॉर्ड गॉब्लिन पर अटैक करता है, पर वो एक बैरियर क्रिएट करके खुद को डिफेंस करता है और मिंग को झटक कर उस अपने से दूर फेंक देता है। इसे देखकर मिंग बोलता है आखिर ये क्या है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है ये एक शील्ड है, ये एक एडवांस स्पेल नहीं है, फिर भी इस स्टेज में ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसे सुनकर मिंग बोलता है आखिर हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हमें और ज्यादा पावर को अप्लाई करके इसे क्रश करना होगा। फिर मिंग उठते हुए बोलता है हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं कि हम इसकी पावर को सरपास कर सकें। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे पास एक तरीका है, बस तुम इस शॉट को पकड़ो। मिंग उस शॉट को पकड़ते हुए बोलता है मुझे पता नहीं तुम क्या करने वाले हो। हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है ये एक कर्स ऑब्जेक्ट है जिसके साथ एक सोल बधी हुई है और आगे बोलता है कुछ भी हो जाए तुम इस शॉट को छोड़ना मत। और इसके बाद वो लेवल 2 की सोल आई को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं मिंग के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल रेड ऑरा निकलने लगता है, जिसे गॉब्लिन लॉर्ड भी फील कर लेता है और सभी गॉब्लिन को उन पर अटैक करने के लिए भेज देता है। हम देखते हैं सभी गॉब्लिन तेजी से मिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर देखता है और अपने पास से एक वेपन निकालता है जिसका नाम डीमन हंटर सिल्वर ब्लेड होता है। इस वेपन का रैंक मैजिक होता है। फिर हमें इस वेपन के बारे में बताया जाता है जो
एक शार्प थ्रोइंग शॉट है जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कमजोर है और सिंगल यूज के बाद ये वेपन एक बड़े धमाके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका प्राइस 1000 हेड्स होता है। हमारा मेन कैरेक्टर इस शॉट को गोब्लिन के बीच में थ्रो करता है। हम देखते हैं उस शॉट पर क्रैक पड़ने लगते हैं और वो शॉट वहीं पर ब्लास्ट कर जाती है जिसकी वजह से वहां पर जितने गोब्लिन होते हैं वो सब एक साथ मारे जाते हैं। उसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है मैं इससे ज्यादा वेपन को बाई नहीं कर सकता, अब तुम्हारी बारी है म्यूंग। हम म्यूंग को देखते हैं जिसके चारों तरफ एक ब्लैक कलर का ऑरा होता है जो उसे पूरी तरह से कवर कर रहा होता है। इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है एक्सक्लूडनरी स्वॉर्ड की स्पिरिट अब बाहर आ रही है। हम म्यूंग को देखते हैं जो एक जोरदार चीख मारता है और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में फिर से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है एक्सक्लूडनरी स्पिरिट खून की प्यासी है। हम म्यूंग को देखते हैं जो पूरी तरह से स्वॉर्ड स्पिरिट के काबू में होता है और जमीन पर एक जोरदार पैर मारता है। हम देखते हैं उस पैर का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि जमीन भी टूट जाती है और इसी के साथ म्यूंग तुरंत वहां से जंप करता है, अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर सीधा गोब्लिन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। इतने पावरफुल अटैक को अपनी तरफ आता देख गोब्लिन लॉर्ड भी घबरा जाता है और उसे काउंटर करने के लिए उस पर एक अटैक करता है। हम म्यूंग को देखते हैं जो अपने अटैक का फोर्स बढ़ाता है जिसकी वजह से गोब्लिन लॉर्ड का बैरियर भी टूट जाता है और वो शॉट सीधा जाकर गोब्लिन लॉर्ड के दिल के आर पार हो जाती है। फिर हमें म्यूंग का एक बेडेस लुक दिखाया जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उस आई की तरफ देख रहा होता है पर तभी उसका एक समन सोल्जर गोब्लिन लॉर्ड का कटा हुआ सिर लेकर उसके पास आता है। फिर हमें बताया जाता है कि गोब्लिन लॉर्ड मारा गया है जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को काफी सारे रिवार्ड मिलते हैं। फिर हमें कुछ नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है 150 मीटर के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को बेसिक रिवार्ड दिया जाएगा और फिर से लिखा होता है 50 मीटर के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को बेसिक रिवार्ड दिया जाएगा। एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें गोब्लिन लॉर्ड की लूट मिली है। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर के सामने देखते हैं जहाँ पर कई सारे लूट बॉक्स होते हैं। फिर हम म्यूंग को देखते हैं जो इन बॉक्स को देखते हुए बोलता है आखिर ये क्या, यहाँ पर अचानक से इतने सारे बॉक्स कैसे आ गए। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुमने गोब्लिन लॉर्ड को हराया इस वजह से तुम अपना लूट क्लेम कर लो। नेक्स्ट सीन में हमें वो रिवार्ड दिखाए जाते हैं जिसमें से पहला गोब्लिन लॉर्ड का ऑर्नामेंट होता है, दूसरा गोब्लिन लॉर्ड का फेवरेट स्कल होता है और इन दोनों का ग्रेड नॉर्मल होता है। फिर लास्ट में हमें गोब्लिन लॉर्ड का ब्रेसलेट दिखाया जाता है जिसका रैंक मैजिक होता है और इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक कच्चा ब्रेसलेट है पर इसके अंदर लॉर्ड का मैजिक है। इसकी मदद से तुम दिन में 5 बार ग्रेड 5 की मैजिक शील्ड को यूज कर सकते हो। म्यूंग इसे पहनते हुए बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हें दे सकता हूँ। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं, अभी तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर साइड में देखता है और तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें गोब्लिन लॉर्ड का हार्ट मिला है जिसका ग्रेड रेयर है। फिर हमें गोब्लिन लॉर्ड के हार्ट को दिखाया जाता है और हमें उसके बारे में बताया जाता है इस हार्ट के अंदर गोब्लिन लॉर्ड का मैजिक है, अगर कोई इसे कंज्यूम करता है तो वो इसे मैजिक यूज करने की एबिलिटी देता है। अगर किसी के पास पहले से मैजिक है तो ये उसके अमाउंट को हाईली इंक्रीज कर देता है। इसे देखकर म्यूंग बोलता है वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अगर तुम्हारे पास इनेट टैलेंट नहीं है तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा और आगे बोलता है वैसे भी हमारे पास बिल्कुल भी मैजिक टैलेंट नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे छोटा करके अपने जेब में रखते हुए बोलता है जब नेक्स्ट हेल गेट ओपन होगा तो मैं इसके बदले में किसी से कुछ एक्सचेंज कर लूंगा, मैं इसे हाई प्राइस पे सेल कर सकता हूँ। और जैसे ही वो उसे अपने स्टोरेज में रखने का ट्राई करता है तुरंत उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है तुम इस टैलेंट के लोगों को चेक करना चाहोगे। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है रिकमेंड सब्जेक्ट, पहले तो इस तरह का कोई भी फीचर नहीं था। आगे सोचता है ये सेंस बनाता है क्योंकि अपनी प्रीवियस लाइफ में मैं डीमन को हंट करने में बहुत ही ज्यादा बिजी था। और आगे अपने मन में सोचता है मेरे और म्यूंग के पास बिल्कुल भी मैजिक टैलेंट नहीं है। फिर सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है सुटेबल टारगेट मिल चुका है और उसके अंदर का मैजिक चेक हो रहा है और हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ से एक लाइट निकलती है जो जाकर सीधा सोमिन के बॉडी पर पड़ती है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है हमें रिकमेंडेड टारगेट मिल चुका है जिसका नाम ना सोमिन है और इसके पास मैजिक ग्रोथ पोटेंशियल है। हमारा मेन कैरेक्टर सोमिन को देखते हुए सोचता है किसे पता था कि सोमिन के पास एक मैजिक टैलेंट है, हालांकि ये नेचुरल है क्योंकि हेल गेट ओपन होने के बाद मैंने सोमिन को खो दिया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके टैलेंट के बारे में सोचता है जिसका नाम डिस्पोशन होता है और आगे सोचता है ये अकेली लीजेंडरी ग्रेड नहीं है पर इसका जो पोटेंशियल है वो अपने बेस्ट स्टेज पर है, बल्कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में भी किसी को इतने पोटेंशियल के साथ नहीं देखा था। फिर बोलता है ये बहुत ही अमेजिंग है, पर क्या इसका मतलब ये है कि सोमिन के हाथों में किसी ना किसी का खून लगेगा। तभी म्यूंग हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है ह्यूंग तुम ये चूज कर सकते हो कि तुम्हें सोमिन के मैजिक पावर को अवेक करना है कि नहीं। अगर मैं हॉनेस्टली कहूँ तो हम एडल्ट्स के लिए भी मॉन्स्टर से डील करना बहुत ही ज्यादा हार्ड था। और हंसते हुए बोलता है भले ही दुनिया नर्क में ही क्यों ना बदल जाए पर बच्चों को हमेशा खुश रहना चाहिए। फिर हमें सोमिन को दिखाया जाता है जो उठते ही अपने डैड और अंकल को अपने सामने देखती है और तभी म्यूंग बोलता है जब मैंने तुम्हें पहले देखा था तुम मुझसे काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हें एक एयरप्लेन राइड दे सकता हूँ। इसे सुनकर म्यूंग बोलती है, इसे सुनकर सोमिन बोलती है अब मैं बच्ची नहीं रही और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आखिरकार अर्थ पर चल क्या रहा है। फिर वो साइड में देखती है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर और ह्यूमंस की लाशें पड़ी होती हैं। इसे देखकर वो अपने डैड से बोलती है कि आपने नहीं कहा था सिचुएशन चाहे जैसी भी हो हम दोनों इसे साथ में पार करेंगे, ऐसा नहीं है तो आपने मुझसे ये क्यों कहा था। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे सॉरी बोलता है। तभी हम देखते हैं सोमिन के पास एक बच्चा आता है और साइड से उसका टी शर्ट पकड़ते हुए बोलता है प्लीज मेरी मदद करो। इसे देखकर सोमिन बोलती है आखिर तुम्हें क्या हुआ। फिर वो बच्चा अपनी मॉम की तरफ इशारा करते हुए बोलता है मेरी मॉम को मॉन्स्टर्स ने मार डाला और वो रोने लगता है। फिर म्यूंग सोमिन
सोमिन की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे लगता है वो तुम्हारी तरह है, बहुत ही ज्यादा बहादुर। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं वो मेरी तरह नहीं है, वो अपनी मॉम की तरह है। और आगे बोलता है मैं कमजोर हूँ, मैंने अपनी बेटी को दीवार के अंदर बंद करने की कोशिश की क्योंकि मैं डर गया था, क्या ये नेचुरल नहीं है? इसे सुनकर म्यूंग बोलता है तुमने ये इसलिए किया क्योंकि तुम एक फादर हो। फिर हम सोमिन को देखते हैं जो उस बच्चे को शांत करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है हम इसे भी अपने साथ ले चलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर सोमिन को सीधे मना करते हुए बोलता है इस ग्रेट वार में भी बहुत जगह शेल्टर है, ये वहाँ पर हमारे पास से ज्यादा सेफ रहेगा। तभी सोमिन चिल्लाते हुए बोलती है नहीं ये अकेला है और ये अकेले रहेगा तो बहुत ही ज्यादा डर जाएगा। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नो मीन्स नो। तभी सोमिन अपने दांत पीसते हुए बोलती है तुम उस समय भी मेरे साथ नहीं थे जब मॉम की डेथ हुई। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, पर तभी उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से 7 स्नेक और आगे से मैं इसे जोर कहूंगा वो निकलते हुए बोलता है देखो मैंने तुमसे कहा था। ये बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे घूमता है, पर तभी जोर बोलता है तुमने गोब्लिन लॉर्ड को मार दिया और हमारे प्लान के हिसाब से मिडनाइट से पहले शेल्टर बन जाना चाहिए था। पूरे शहर में गोब्लिन्स घूम रहे हैं। और आगे बोलता है चीजें बहुत ही पेचीदा हो गई हैं। जोर की बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम सडनली ये क्या बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि मैं पूरी तरह से एक्टिव हूँ? तभी जोर बोलता है ऑफ कोर्स मेरे लिए काफी है, पर हायर अप्स इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि कर्मिनल स्टार्ट होने से पहले तुमने डेथ सोल्जर को कमांड दिया। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इसमें क्या गलत है, मेरे पास जो मेथड था मैंने उसका यूज किया, उनसे जाकर कहो वो बस खुद से मतलब रखें। तभी जोर बोलता है वो सही बोल रहे हैं, ये कर्मिनल स्टार्ट होने के बाद शुरू होना चाहिए था। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्यों? जोर उसे बताता है क्योंकि इससे ये बैलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि तुम सोल कंट्रोल कर सकते हो, एंशिएंट गॉड और हीरोज का पावर भी यूज कर सकते हो। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे स्टेटस के साथ रूल्स के बारे में बात करने से पहले बेहतर होगा तुम मुझे डिफेंड करने के बारे में सोचो। तभी जोर हंसते हुए बोलता है मुझे पता था तुम यही कहोगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास समझौता करने के लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या समझौता? जोर बोलता है ये बहुत ही आसान है, लाइफ के बदले में लाइफ, और तुमने पहले ही बहुत सारी स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब किया है, इस वजह से तुम्हें इसका प्राइस पे करना होगा। पर गलती मेरी भी है, इस वजह से मैं इस मैटर को एक लाइफ के बदले में एंड कर दूंगा और मुझे इसके बदले में वो बच्चा चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुम लोग उसे यहीं पर छोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। और हंसते हुए बोलता है उसे यहीं पर मारना बेहतर होगा वरना बाद में वो तुम्हें पीछे से होल्ड बैक कर सकता है। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो ही रहा होता है, पर तभी सोमिन चिल्लाते हुए आती है और उसके चेहरे पर एक जोरदार फिस्ट मारती है और चिल्लाते हुए बोलती है आखिर तुम हो कौन जो किसी और को मारने की बात कर रहा है? सोमिन की इस हरकत की वजह से जोर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करके सोमिन को उठाकर दीवार में पटक देता है, जिसकी वजह से सोमिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जोर के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है, पर तभी जोर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। म्यूंग अपनी शॉट की मदद से जोर पर अटैक करने जाता है, पर जोर उसे भी पकड़ लेता है। हम देखते हैं अपनी पावर की मदद से जोर ने उन तीनों को पकड़ रखा होता है और उसके सामने वही छोटा बच्चा भी होता है। फिर जोर एक स्माइल करते हुए बोलता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर तुम्हारी बेटी अगर उसने लाइन क्रॉस की तो मुझे उसे कुछ लेसन सिखाना होगा। और तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उस बच्चे के लाइफ के बदले में इन सभी चीजों को एंड कर देना चाहिए? तुम चूज करो, उस बच्चे की लाइफ या इन दोनों की लाइफ। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे 2-4 गाली देता है, पर तभी उसकी जेब से वो गोब्लिन लॉर्ड का हार्ट बाहर गिर जाता है। जोर इसे देखकर स्माइल करता है, पर तभी वो हार्ट सीधा सोमिन के बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है। इसे देखकर जोर हंसते हुए बोलता है यह सही है, यह एक सही बात है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दांत पीसते हुए बोलता है इसने शुरुआत से ही सोमिन के डिस्पोजन को पहचान लिया था और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ये जानबूझकर ये सब कर रहा था। और सोमिन से बोलता है सोमिन मुझे माफ करना, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता था, ये सब मेरी गलती है। इसे सुनकर सोमिन बोलती है नहीं ये आपकी गलती नहीं है, अभी और फ्यूचर में भी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप कोई गलत चॉइस करें, आप पर भरोसा करती हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि एक कमजोर सोल नाम सोमिन को शांत कर रही है। हमें नाम सोमिन के पीछे एक सोल को दिखाया जाता है और एक नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है कि वो सोल सोमिन के मैजिक को अवेक करने में हेल्प कर रहा है और उसके मैजिक का टायरेंट ट्रांसफॉर्म हो रहा है। फिर हम सोमिन को देखते हैं जिसकी दोनों आईज का कलर अलग अलग होता है और हम देखते हैं उसका मैजिक ट्रांसफॉर्म होकर परफेक्शन मैजिक में चेंज हो जाता है। फिर हम सोमिन को देखते हैं जिसके अंदर से ओरा निकल रहा होता है, वो अपने दोनों हाथ को उठाती है और एक अटैक चार्ज करते हुए बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसा बोलकर सोमिन उस अटैक को शूट कर देती है जो सीधा जोर की तरफ जा रहा होता है। इसे देखकर जोर एक स्माइल करता है और अपने एक हाथ से बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है तुम्हें शायद पता नहीं मैं तुमसे हायर लेवल पर हूँ, पर तुम्हारा अटैक बहुत ही पावरफुल था, तुमने एक मिथिक रैंक का मैजिक यूज किया। और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है नाम गुण, मुझे यहाँ पर तुमसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन मिल गया है। इतना बोलकर जोर हमारे मेन कैरेक्टर और म्यूंग को रिलीज कर देता है। अभी सोमिन जोर से बोलती है तुम अपनी जगह से हिलना मत। हम देखते हैं वो बहुत ही मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी होती है क्योंकि इतनी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से वो पूरी तरह से थक गई होती है और अचानक से वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। और जोर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है परफेक्शन मैजिक एक हाई रैंक का मैजिक है, इसे यूज करने के लिए हाई अमाउंट में माना चाहिए और वैसे भी तुम एक
बच्ची हो जिसने हाल ही में मैजिक पावर को अवेक किया है, और उसके पास जाकर बैठ जाता है और अपने हाथ में मैजिक रिलीज करता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, मेरी बेटी को छूने की हिम्मत भी मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये बात भूल जाऊंगा कि तुम एक हायर बीइंग हो और मैं कुछ भी करके तुम्हें मार डालूंगा। इसे सुनकर जोर बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इसके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करने वाला, मैं बस इसकी मदद कर रहा हूँ। हम देखते हैं अपनी मैजिक पावर से वो सोमिन को हील कर देता है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, तुम्हें अपनी डॉटर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और आगे बोलता है, लगता है कुछ हाई बीइंग्स को ये चीजें पसंद आ गई हैं, इस वजह से वो इसे जाने दे रहे हैं। पर तुम एक बात का ध्यान रखना, अब से तुम्हें इसे सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं बल्कि उन हाई बीइंग से भी बचाना होगा जो इसे पाना चाहते हैं। जोर की बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरा हाई बीइंग होने की वजह से तुम्हें चुपचाप खड़े होकर ये सब नहीं देखना चाहिए। तभी जोर उसकी तरफ एक ऑर्ब फेंकता है। हमें उस ऑर्ब के बारे में बताया जाता है जिसका टाइटल गोब्लिन कीटाडेल क्रिस्टल बॉल होता है। इस ऑर्ब की मदद से हम एक केव लेवल का शेल्टर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इस ऑर्ब का लेवल अप करेंगे वैसे वैसे उस शेल्टर का भी लेवल अप होगा। उस ऑर्ब को हमारे मेन कैरेक्टर को देते हुए बोलता है, गोब्लिन कैसल पूरी तरह से क्रिएट होने के बाद इस आइटम को बनाया जाता और हायर बीइंग तुम्हें इसे नेक्स्ट कार्निवल के रिवार्ड के रूप में देना चाहते थे, पर मैंने उनसे ये लेकर तुम्हें दे दिया। क्या मैंने बहुत ही अच्छा काम नहीं किया? फिर जोर वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं फ्यूचर में तुम पर नजर रखूंगा और मेरी स्पीसीज के लिए तुम्हें सर्वाइव करना होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम सोमिन को देखते हैं जो कार में सो रही होती है और उठते हुए बोलती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे जहाँ तक याद है मैं तो जोर से फाइट कर रही थी ना। तभी म्यूंग बोलता है, ज्यादा माना का यूज करने की वजह से तुम अनकॉन्शियस हो गई थी। इसे सुनकर सोमिन बोलती है, ये ठीक है, पर उस बच्चे के बारे में क्या? वो बच्चा कहाँ पर है? तभी म्यूंग बोलता है, अच्छा तुम उस बच्चे के बारे में बात कर रही हो? उस बच्चे को ह्यूंग ने तो पहले ही डिजियोन के शेल्टर में छोड़ दिया। इसे सुनकर सोमिन हमारे मेन कैरेक्टर का बाल खींचते हुए बोलती है, मैंने तुमसे कहा था उसे हमारे साथ रखना, तुमने उसे शेल्टर में क्यों छोड़ दिया? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, डेजियोन शेल्टर ये बहुत ही ज्यादा सेफ एरिया है, और अपने मन में सोचता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में आर्मी जिनसुक्यू की वजह से साउथ कोरिया के सबसे सेफ शेल्टर में से एक था। और सोमिन से बोलता है, वहाँ पर एक जिनसुक्यू नाम का बंदा रहता है जिसे मैं अपनी पास्ट लाइफ से जानता हूँ, हम उस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, इसलिए तुम उस बच्चे के बारे में चिंता मत करो। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर सोमिन बोलती है, अगर आपने कहा डेजुन शेल्टर सबसे ज्यादा सेफ एरिया है तो हम आखिर जा कहाँ पर रहे हैं? हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है, हम सियोल में जा रहे हैं, क्योंकि एक डंजन क्लोज होते ही दूसरी डंजन ओपन हो जाएगी और ये डंजन इस बार सियोल में ओपन होगी। फिर हमें उस डंजन को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उन सबको बताते हुए बोलता है, अगर हम एक बड़े डिजास्टर को रोकना चाहते हैं तो हमें डंजन के रिवार्ड्स की जरूरत पड़ेगी। अभी म्यूंग हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, क्या तुम वो हो जिन्हें प्रोपियट्स कहते हैं, जिन्हें हायर बीइंग के द्वारा चुना गया है? इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ। बोलता है, तो हमें आगे क्या करना चाहिए? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हमें बस ताकतवर होने की जरूरत है। फिर हम देखते हैं पूरी तरह से रात हो गई होती है और वो लोग अभी भी सियोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेडियो के जरिए सबको न्यूज भेजा जा रहा होता है कि ट्रेन लाइन टूटने की वजह से सभी ट्रेन सर्विस को बंद किया गया है। इसे सुनकर म्यूंग हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, हाईवे से जाना हमारे लिए बहुत हार्ड हो सकता है, मैं तो ठीक रहूंगा क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, पर सोमिन के बारे में क्या? इस वजह से मुझे लगता है हमें नेशनल रोड को यूज करना चाहिए। पर तभी अचानक उनकी कार पर एक गोब्लिन आकर गिरता है, जिसकी वजह से उनके कार के मिरर पर बहुत सारे क्रैक पड़ जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर गाड़ी से बाहर निकलते हुए अपने मन में सोचता है, अभी भी कुछ ऐसे गुंडे हैं हमें जिनके बारे में सोचने की जरूरत है। हमारे मेन कैरेक्टर के ऐसा सोचते ही हमारे मेन कैरेक्टर के साइड से एक एरो निकलता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के गाल पर एक कट लग जाता है और वो एरो सीधा जाकर पीछे से आ रहे एक गॉब्लिन के सर में लगता है और वहीं पर उस गॉब्लिन की डेथ हो जाती है। फिर हमें उस एरो चलाने वाले को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चा होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगते हुए बोलता है, मैं बस इस मॉन्स्टर को मारना चाहता था, पर ये मॉन्स्टर अचानक से तुम्हारी साइड भागने लगा और मैंने वो एरो तुम्हारी साइड में शूट कर दिया, इस वजह से तुम मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, पहले तुम अपना बो नीचे करो, उसके बाद में मुझसे बात करो, और क्या तुमने इन सभी को मारा है? वो बच्चा बोलता है, हाँ मैंने ही इन सभी को मारा है। मिंग उसकी तारीफ करते हुए बोलता है, तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी आईज है, इतनी मिडनाइट में भी तुम्हारा एम एकदम परफेक्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, एक ऑर्डिनरी सिटीजन जिसने बस बो यूज करके 5 मॉन्स्टर्स को मार डाला, इसके जैसे टैलेंटेड लोग मुझे शायद अपनी पिछली लाइफ में भी मिले होंगे। और उस बच्चे से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्चा अपना नाम जियो गियोंगिन बताता है, तो हम इसे जियो कहेंगे। मिंग बाहर निकलते हुए जियोन से बोलता है, आखिर तुम इस बड़ी गंदगी वाले एरिया में कैसे पहुंच गए? ब्रॉडकास्ट के जरिए सभी को घर में रहने के लिए कहा गया था। जियोन उसे बताता है, मैं सियोल की तरफ जा रहा था क्योंकि मेरे फादर हॉस्पिटल में हैं और मैं उनसे किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। फिर हम जियोन की साइकिल को देखते हैं जो पूरी तरह से टूट गई होती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे अब समझ आया कि अपनी प्रीवियस लाइफ में मैं इससे क्यों नहीं मिला था। सोमिन जैसी टैलेंटेड मैजिशियन भी सर्वाइव नहीं कर पाई, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है इसे किसी मॉन्स्टर ने मार डाला होगा। और फिर उसे बोलता है, तुम घर लौट जाओ क्योंकि इस बाइक का यूज करके तुम कभी भी सियोल नहीं पहुंच पाओगे, तुम आधे रास्ते में ही मारे जाओगे। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर जियोन उसके सामने सर झुकाते हुए बोलता है, प्लीज तुम मुझे सियोल तक छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें पे बैक करूंगा। फिर वो एक क्रिस्टल निकालते हुए बोलता है, मैं तुम्हें एक क्रिस्टल दूंगा, मुझे पता नहीं इसका यूज क्या है, पर मॉन्स्टर को किल करने के बाद ये क्रिस्टल अपेयर हुआ था। म्यूंग उसके हाथ से क्रिस्टल लेते हुए बोलता है, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? हम कोई स्टोन पेट नहीं पालते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर म्यूंग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, रुको, क्या ये स्टोन गोब्लिन को मारने के बाद अपेयर हुआ था? म्यूंग बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम एक स्टोन की परवाह
परवाह एक पेट की तरह कर रहे हो, ये भी एक अच्छी हॉबी है। उसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इस स्टोन को अभी अपेयर नहीं होना था। तभी जियोन बोलता है ऑफ कोर्स ये स्टोन गोब्लिन को मारने के बाद बाहर निकला था। हमारा मेन कैरेक्टर इस स्टोन को देखते हुए बोलता है एक एजिलिटी स्टोन। फिर हमें उस स्टोन के बारे में बताया जाता है कर्विनियल में ह्यूमन दो तरह के स्ट्रेंथ स्टोन गेन कर सकते हैं, नेचर एंड स्टेट। हम उस स्टोन का स्टेटस देखते हैं जो कि एक लो ग्रेड का र्यून होता है। अगर कोई इस स्टोन को यूज करता है तो उसका एजिलिटी स्टेटस बूस्ट हो जाएगा। फिर हमें आगे बताता है कि नेचर एक स्पेशल टैलेंट है जो कि हमारे पास जन्म से ही होता है और अगर कोई इसे एक्वायर कर लेता है तो अपने पावर और स्टेटस को तेजी से बढ़ा सकता है। ये र्यून बहुत ही यूनिक होती हैं और किसी के भी स्टेटस को इनहेंस कर सकती हैं। नेचुरली र्यून्स की बहुत ही ज्यादा डिमांड है, हालांकि मॉन्स्टर से इसे ऑब्टेन करने का परसेंटेज बहुत ही कम होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इसके चांसेस 0 नहीं है, इस वजह से मुझे लगता है कि किसी गोब्लिन ने इसे ड्रॉप किया होगा। जियोन बोलता है क्या ये रेयर है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है ये कोई लक नहीं हो सकता और जियोन से बोलता है तुमने आर्चरी कहाँ से सीखी? जियोन बोलता है मेरे फादर एक नेशनल रिप्रेजेंटेटिव थे और उन्होंने ही मुझे ये सिखाया है, हालांकि एक एक्सीडेंट के कारण वो अभी बेड पर पड़े हैं। इसे सुनकर म्यूंग बोलता है नेशनल रिप्रेजेंटेटिव? हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है जैसा मैंने सोचा था, ये एथलीट जियोन ताएहो का बेटा है। मेरी प्रीवियस लाइफ में वो एक र्यून मास्टर था जो रेयर चीजों को सिर्फ आना लियान के साथ एक्सचेंज करता था और पूरी दुनिया के लोग उसे रिक्रूट करना चाहते थे। पर एक एक्सीडेंट की वजह से वो 7 सालों तक कोमा में था और जब सब लोग उसे जगाने के लिए चिल्ला रहे थे तब 8 मार्शल स्टार्स में से एक जिनका नाम सेंतेस एरा था, उसके ऊपर एक एलेक्जर यूज करने के लिए उन्होंने बहुत सारे पैसों का खर्च किया। हालांकि उसने अपने टाइटल के पीछे बहुत सारे भयानक काम किए, जैसे कि एक क्लेन के ऑफर को रिफ्यूज करने की वजह से जियोन तेहो को मार दिया गया। पर इस बार वो सारी चीजें अलग होंगी। तभी म्यूंग बोलता है क्या हमें पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए? इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं, हमें पहले यहीं रुकने की जरूरत है। तभी जियोंग चिल्लाते हुए बोलता है तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे मेरे फादर के पास छोड़ोगे, क्या होगा अगर हम देर से पहुंचेंगे तो? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है अभी वहां जाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। इस सिचुएशन में वो लोग पुलिस, फायर फाइटर, यहाँ तक कि मिलिट्री को भी पूरे कोरिया में तैनात कर देंगे और वो पहले मेडिकल जैसी चीजों को सेव करेंगे। इस वजह से इस समय हॉस्पिटल हमारे रोड से ज्यादा सेफ है और बेहतर होगा कि हम एक साथ मिलकर काम करें और हम तुम्हारे फादर को एलेक्जर से हील कर देंगे। इसे सुनकर जियोन बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिर हमें बताया जाता है कि एलेक्जर का कॉस्ट 4 लाख हेड्स होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा होता है, इस वजह से हम इसे इतनी जल्दी इकट्ठा नहीं कर सकते। तभी म्यूंग बोलता है तुम बहुत ही लकी हो जियोन, क्योंकि हम एक डंजन की तरफ जा रहे हैं। और सोमिन जियोन को बताती है ये मेरे डेड की सेकंड लाइफ है, इस वजह से उन्हें इसके बारे में सब कुछ पता है। अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो तुम्हें इसका रिवार्ड जरूर मिलेगा। इसे सुनकर जियोन बोलता है सेकंड लाइफ, और वैसे भी अगर हम हेड्स गैदर कर लेंगे तो हम एलेक्जर कहाँ से बाई करेंगे? हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर के ऐसा बोलते ही हम देखते हैं वहाँ पर कोई आता है जिसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि पूरी जमीन सेटर हो जाती है। फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं गियो होता है। उसे देखकर सब लोग बोलते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? तभी गियो हंसते हुए बोलता है मैं बस थोड़ा सा बोलूंगा, इसलिए तुम सब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे पास एक ऑफर लेकर आया हूँ, कर्विनल के सभी लोगों को अवेक होने का एक मौका मिल रहा है। तभी एक लेडी वहाँ से भागने लगती है और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है तुम हो कौन, यहाँ से निकल जाओ। इसे सुनकर गियो चिल्लाते हुए बोलता है साइलेंस और अपनी यक्षा रोर का यूज करता है। उसका रोर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके सामने जितनी चीजें आती हैं सब वहीं पर जलकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। हम उसके रोर को खत्म होने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ से जमीन पूरी तरह गायब हो गई होती है और एक बड़ा सा गड्ढा बन गया होता है और उसके सामने जितनी चीजें आई होती हैं सब जलकर राख हो गई होती हैं। और इसके बाद गियो बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता जब कोई बात कर रहा हो तो ध्यान से सुनना चाहिए, और सभी को बताता है जरूरी इन्फॉर्मेशन तुम सभी के माइंड में ऑटोमेटिकली इम्प्लांट हो जाएगी। मुझे इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है पर एक फॉर्मेलिटी की वजह से मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। फेस्टिवल के रूल सिंपल हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर साइड से हॉर्न मारता है। आखिर ये किस तरह का बास्टर्ड है जो इस समय हॉर्न मारने की हिम्मत करता है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर निकलते हुए बोलता है मैं। हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर गियो की एकदम फटके हाथ में आ जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ जाते हुए बोलता है तुमने बहुत ही छोटी बात कही। तभी म्यूंग पीछे से बोलता है क्या ये वही यक्षा है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? ये एक गोब्लिन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी गियो उसकी तरफ आते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे गोब्लिन से कंपेयर कर रहे हो, बदतमीज इंसान। और वो हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से बोलता है ह्यूंग आखिर तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? प्लीज मेरे ऊपर कुछ मर्सी दिखाओ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं बस एक बार बोलूंगा, अपनी पोटली से लेकर अपने हार्ट के पाउच तक तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ खोल दो। इसे सुनकर गियो बोलता है माफ करना, हमने अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और तुम मेरा हार्ट पाउच चाहते हो? इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम मेरे हाथ में एलेक्जर देना प्रेफर करोगे? गियो बोलता है ये 4 लाख हेड का है और तुम्हारे पास इतने ज्यादा हेड नहीं है। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लगता है तुम्हारे इंजर्ड स्कार्स ठीक हो गए। तभी गियो कांपते हुए बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे लिए रूल्स को ब्रेक करना ट्रबलसम होगा क्योंकि कर्मिनल स्टार्ट हो चुका है। पीछे से जियोन
बोलता है आखिर वो उस मॉन्स्टर के साथ किस तरह का कन्वर्सेशन कर रहा है। म्यूंग उससे बोलता है आखिरकार वो अपनी सेकंड लाइफ में है, इसलिए कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। फिर हम देखते हैं उनके बीच थोड़ी देर तक ऐसे ही कन्वर्सेशन चलती है और थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे बाय करते हुए वापस आने लगता है। इसे देखकर म्यूंग बोलता है लगता है उनकी कन्वर्सेशन पूरी हो गई। सोमिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाकर बोलती है आखिर आप इतनी देर तक उससे क्या बात कर रहे थे। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं उसके पास कुछ सर्वाइवल आइटम बाय करने के लिए गया था और डंजन के बारे में सोचते हुए बोलता है आखिरकार कुछ भी हो जाए हमें वहां पर सर्वाइव करना होगा। तभी जियोन बोलता है मेरे सर के अंदर यक्षों के ग्रुप और क्रिमिनल की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है उस यक्ष ने सभी के ब्रेन में क्रिमिनल का बेसिक इन्फॉर्मेशन इम्प्लांट कर दिया है। क्या ये लोग इस तरह से क्रिमिनल स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट करते हैं? क्या ऐसा करना पॉसिबल है? तो सेकंड लाइफ और बाकी सारी चीजें भी रियल हैं। तभी म्यूंग बोलता है ह्यूंग कार के बारे में क्या हम उसे यहीं पर छोड़ देंगे? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं हम उसे ले जाएंगे। म्यूंग बोलता है क्या हम उस कार को डंजन में ड्राइव करेंगे? इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं तुम सिंचोन जा रहे हो क्योंकि डंजन का एग्जिट वहीं पर है। इसे फिनिश करने के बाद हम लोग वहीं पर मिलेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर म्यूंग बोलता है आखिर क्या ये बच्चे तुम्हारे साथ डंजन में फाइट करेंगे? और आखिर मैं ये क्यों नहीं कर सकता? ये सोचना मेरे लिए बैटल से भी ज्यादा मुश्किल होगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हमें मिले डेटा के हिसाब से हेल गेट पर एक फिक्स नंबर में मॉन्स्टर अपेयर होंगे और भले ही हम हेल गेट को जल्दी ही क्यों ना क्लोज कर दें, पर एक इवेंट ऐसा होता है जिसमें बचे हुए मॉन्स्टर एक साथ हेल गेट से बाहर निकलते हैं जिसे कहते हैं द टाइम ऑफ डस्क। इसे सुनकर म्यूंग चिल्लाते हुए बोलता है भले ही हम हेल गेट जल्दी क्यों ना क्लोज कर दें पर उससे हमें जो डैमेज मिलेगा वो सेम ही होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इसलिए तुम वहां जा रहे हो, तुम्हें लोगों को बचाना है। अभी म्यूंग खुश होते हुए बोलता है तुम उन सबको मुझ पर छोड़ दो। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है ये बात पक्की है कि वहां पर बहुत सारे लोगों को डैमेज होगा पर ये हेड्स कमाने की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिससे हम एक एलेक्जर बाई कर सकते हैं और र्यून मास्टर जिन ताओ को जीत सकते हैं। और अपना जैकेट पहनते हुए बोलता है डंजन क्लियर करने के बाद जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी तुम्हें ज्वाइन करूंगा। और उन दोनों से बोलता है सोमिन जियोन लेट्स गो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अचानक से एक गॉबलिन के सर के ऊपर आकर एक एरो लगता है और वहीं पर उस गॉबलिन की डेथ हो जाती है। उस एरो को चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि जियोन होता है। उसके पीछे हम सोमिन को देखते हैं जो अपनी मैजिक का यूज करते हुए सभी मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। उसे मैजिक यूज करते हुए देखकर जियोन अपने मन में सोचता है क्या यही मैजिक है? क्या अभी तक मुझे जिस दुनिया के बारे में पता था वो दुनिया खत्म हो गई? फिर हम सोमिन को देखते हैं जो बोलती है डेड आपको मुझे एडवांस में बता देना चाहिए था कि ज़ॉम्बी डंजन से बाहर आ सकते हैं। मुझे सच में ऐसा लग रहा है मैं कोई अंडरवर्ल्ड का लाइव एक्शन देख रही हूँ जो मैंने टिकटॉक पर देखा था। तभी जियोन सोमिन से बोलता है आखिर इतने ज्यादा ज़ॉम्बी से मिलने के बाद तुम इतना ज्यादा शांत कैसे हो? सोमिन उसे बताती है आजकल के बच्चे ज़ॉम्बी से नहीं डरते क्योंकि उन्होंने अंडरवर्ल्ड खेल रखा है और अंडरवर्ल्ड कोई गेम होगा। जियोन बोलता है तुम पॉपुलर गेम की बात कर रही हो ना, मैं गेम खेलने में इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। फिर सोमिन उसे बताती है मैं मैजिक इसलिए यूज कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास मैजिक का टैलेंट है और मुझे लगता है मुझसे सिर्फ एक ही बेटर है, वो एक एथलीट है और उसे सब लोग फ्लेम बुलाते हैं, उसके लिए डंजन बहुत ही ज्यादा इजी होगा। साइड से हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम अपने मैजिक का यूज ज्यादा मत करो, पिछली बार ज्यादा मैजिक का यूज करने की वजह से तुम अनकॉन्शियस हो गई थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम हमारे मेन कैरेक्टर और जियोन को देखते हैं जो कि सामने खड़े गॉब्लिन्स को मारने का प्लान बना रहे होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के बोलते ही जियोन उन सभी के ऊपर अपने एरो से अटैक करता है जिसकी वजह से वो तीनों हेडशॉट से मारे जाते हैं। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुमने उन सभी को हेडशॉट से मार दिया, क्या तुम अपने फादर की तरह एक एथलीट बनने की प्रैक्टिस कर रहे थे? जियोन बोलता है नहीं, मैंने बो चलाना स्टार्ट किया था कि तभी गॉब्लिन अपीयर हो गए। मैं जब बो यूज करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट बड़ा होता जा रहा है। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है इसने आर्चरी स्किल को एक्टिवेट कर लिया है और मुझे लगता है इसका टैलेंट र्यून से रिलेटेड है, अपने फादर जियो थेहो की तरह। हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है आखिर इसके बाद क्या चेंज हुआ? जियोन बोलता है मैं अपने अंदर कुछ चेंजेस फील कर रहा हूँ, जब मुझे पूरा यकीन हो जाएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी सोमिन एक तरफ इशारा करते हुए बोलती है वहाँ पर एक चेस्ट रिवार्ड है। हम वहाँ पर एक पर्पल चेस्ट को देखते हैं जिसके सामने बहुत सारे गोब्लिन खड़े होते हैं। सोमिन अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी के बीच से निकलती है और उन सभी को मारते हुए बोलती है मैं जल्दी से जाकर उस चेस्ट को ओपन करती हूँ। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है नहीं रुको, पर सोमिन उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और मॉन्स्टर्स को मारते हुए लगातार आगे बढ़ रही होती है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है एक्सप्लोजन की वजह से वो मुझे सुन नहीं सकती, अगर मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरी सही है तो इस डंजन में ये एक ट्रैप है। और बोलता है जियोन उस बॉक्स को शूट कर दो। हमारे मेन कैरेक्टर के ऐसा बोलते ही हम देखते हैं जियोन अपने एरो को लोड करता है और तुरंत उस बॉक्स की तरफ शूट कर देता है। सोमिन उस बॉक्स को टच करने वाली होती है पर तभी वो एरो आकर सीधा उस बॉक्स में लगता है जिसके कारण वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इतने बड़े एक्सप्लोजन को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाता है सोमिन। फिर हम उस एक्सप्लोजन के बीच में देखते हैं जहां पर सोमिन सही सलामत होती है पर उसका बाल बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर दौड़ते हुए उसके पास जाता है और बोलता है भगवान का बहुत ज्यादा शुक्र है कि तुम ठीक हो, और उसके पास बैठकर बोलता है ये इस डंजन का एक ट्रैप था, तुम जियोन को थैंक्स करो जिसकी वजह से तुमने डायरेक्ट हिट को अवॉइड किया है, अगर तुमने सीधा चेस्ट को ओपन किया होता तो तुम वहीं पर मारी जाती। इसे देखकर जियोन बोलता है अगर उसे ये पता था तो उसे ये हमें पहले ही बता देना चाहिए था। फिर सोमिन नीचे देखते हुए बोलती है आखिर ये क्या है?
हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये एक प्राइज है। हमें जमीन पर एक की को दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे उठाते हुए बोलता है ये बॉस रूम की चाबी है। नेक्स्ट सीन हमें बॉस रूम का दिखाया जाता है। तो गाइस हम अपना आज का एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा मेन कैरेक्टर किस तरह उस बॉस से फाइट करता है और उसे डिफीट करता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं 3 दिन बाद अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।